हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम लोग मूल अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग अधिकार की बात करते हैं तो कई सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि जब अधिकारों की बात होती है तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जिन्हें हम संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, ऐसे कौन से अधिकार जिन्हें हम मूल अधिकार कह सकते हैं, ऐसे कौन कौन से अधिकार जिन्हें प्राकृतिक या फिर विधिक अधिकार कहा जा सकता है। तो इन सभी अधिकार जो कई प्रकार के अधिकार होते हैं, तो ये जो कंफ्यूजन रहता दिमाग में, कई बार हम ये सोचते हैं कि कौन सा अधिकार हम विधिक अधिकार या कौन सा अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रख सकते हैं या मूल अधिकार और विधिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो ऐसे कई सारे प्रश्नों का जवाब आज हम इसी क्लास में जानेंगे और विशेष तौर पर आज हम लोग मूल अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं बेटा, अधिकार जो होते हैं उनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए अधिकार हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता के रूप में देखे जा सकते हैं। ये जो अधिकार है न केवल भारत की आजादी के बाद या मैं कह दूं स्वतंत्र होने के पश्चात या किसी भी देश के लोकतांत्रिक बनने के पश्चात ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि अधिकार की तो प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी भी थी, जो इस तरह से हम कह सकते हैं एक संगठित रूप में जो राज्य का विकास हो रहा था उससे पहले भी जो मानव समाज था उसमें भी अधिकारों के दावे किए गए थे और अधिकार थे, चाहे वे प्राकृतिक अधिकार के रूप में ही क्यों न हमारे पास। तो इसलिए हम कह सकते हैं अधिकार जो एक ऐसे दावे होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा कह सकते हो मान्यता प्राप्त होती है और जिन्हें हम कह सकते हैं एक समाज द्वारा स्वीकार्यता मिलती है, उसे हम अधिकार कह सकते हैं। तो ऐसे हम अधिकार पर चर्चा करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले तो अधिकार होते क्या है। यहां पर केवल मैं अधिकार की बात कर रहा हूं, न किसी विधिक अधिकार न ही मूल अधिकार, केवल अधिकार की बात हो रही है। अधिकार कहते किसे हैं, क्या होते हैं अधिकार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अधिकार व्यक्ति के वे दावे होते हैं जो समाज द्वारा क्या होता है, स्वीकृत होते हैं और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, वही अधिकार कहलाते हैं। मतलब कि अगर मैं ये कह दूं समानता का अधिकार, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कोई भी व्यक्ति अगर समानता का दावा करता है, समानता के अधिकार का दावा करता है, तो कोई भी समाज इस अधिकार को अस्वीकृत नहीं कर सकता, उसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि बिल्कुल सभी मानव के लिए आवश्यक है, उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं और राज्य भी इसको मान्यता देने के लिए पीछे नहीं हटेगा, मान्यता अवश्य देगा। फिर हम बात करते हैं अधिकारों के प्रकार की। तो जैसे कि अधिकार की जो प्रकार की बात होती है उसमें कई सारे अधिकार, जैसे कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो कि हम कह सकते हैं बिना किसी विधि या ऐसे अधिकार जो एक मानव होने के नाते इस प्रकृति के अंदर रहने के नाते हमें मिलने चाहिए। फिर बात होती है विधिक अधिकार की, जो किसी कानूनी प्रणाली के तहत बनाए जाने वाले विधिक अधिकार होते हैं। कुछ ऐतिहासिक अधिकार जो हमारे इतिहास से हमारे पास है वो चलते आ रहे हैं। फिर नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। अब इतने सारे अधिकार के जो प्रकार है उसमें से मुख्य तौर पर हम आज जो बात करने वाले हैं वो विधिक अधिकार और मूल अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे अधिकारों का जो विकास हुआ है भारत के अंदर, आधुनिक भारत में किस प्रकार के अधिकारों की मांग करते जा रहे हैं और धीरे धीरे जब हमारा संविधान बनने के समय आ चुका था उस समय हमने व्यक्तियों को मौलिक अधिकार के रूप में कुछ अधिकार दिए थे और कुछ अधिकारों को विधिक अधिकार के रूप में भी रखा गया था। तो उसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा आधुनिक भारत में अधिकारों का विकास। क्लियर। बात करता हूं मैं 1895 के स्वराज बिल की, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाया गया था। तो सबसे पहले 1895 के अंदर स्वराज बिल लाया गया था। किसके द्वारा? बिल का मतलब विधेयक बेटा, ओके। तो ये जो स्वराज विधेयक, स्वराज बिल जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाया गया था, इस बिल में, इस विधेयक में उन्होंने विचार, अभिव्यक्ति और समानता, इन सभी अधिकारों की मांग की थी। मतलब कि अधिकारों की मांग की शुरुआत हो चुकी है 1895 के स्वराज बिल से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 1928 में जब मोतीलाल नेहरू समिति बनाई गई थी, उसी मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा 1928 में एक रिपोर्ट रखी गई थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके अंदर मौलिक अधिकार भी शामिल थे। उसके अंदर क्या शामिल थे? मौलिक अधिकारों के भी शामिल किया गया था। ये सभी बातें हमारे संविधान के बनने से पहले की बातें हैं, जब अधिकार की मांग शुरू हो चुकी थी, चाहे स्वराज बिल में हो, चाहे नेहरू रिपोर्ट में हो, वहां सभी में अधिकार की मांग तो शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकार को संविधान में
मूल अधिकार शीर्षक से सम्मिलित करने की सिफारिश मोतीलाल नेहरू समिति ने ही की थी। मतलब कि जो शब्द है, अभी हम देखते हैं संविधान के अंदर जो मूल अधिकार, जब संविधान का भाग 3 हम लोग देखते हैं, उसके अंदर मूल अधिकार की जब बात आती है तो ये जो शीर्षक है मूल अधिकार, इसका उससे पहले संविधान बनने से पहले कहां पर देखा जा सकता है, तो मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें हम इस शब्द को देख सकते हैं, वहां पर मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए आगे, संविधान सभा में मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकार। देखिए यहां पर 2 अधिकारों की बात हो रही है। तो मूल अधिकार जो सभी व्यक्ति समुदाय के लिए है, और दूसरा अल्पसंख्यक अधिकार, ऐसा समुदाय जिनकी संख्या कम है, जो संख्या बल में कम है, ऐसे अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। मतलब कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में सहायता और परामर्श देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उनका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। लेकिन अध्यक्ष के साथ साथ ये जो समिति है, इसकी उप समिति का भी गठन किया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मूल अधिकार जो उप समिति थी, है ना, उसके जो सभापति थे वो जेबी कृपलानी थे। ओके, जबकि अल्पसंख्यक अधिकार की जो उप समिति थी, उनके जो अध्यक्ष, जो सभापति थे, वो एच.सी. मुखर्जी थे। क्लियर है? ये तो हमने मूल अधिकार के बारे में जाना है। अब अंतर की बात आती है, तो अंतर में हम देखेंगे, अंतर से पहले आपको यह जानना आवश्यक है, मूल अधिकार क्या होता है, विधिक अधिकार क्या होता है। ये जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, देखिए यहां पर चाहे मूल शब्द देख लो या कहीं बार आप इसको मौलिक भी कहते हो, है ना, फंडामेंटल राइट जो हम कहते हैं, मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक या मूल अधिकार जो मैं बात करता हूं, इनके बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय अपना विकास नहीं कर सकता है। उनके विकास के लिए बुनियाद है, आधार है ये मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को मूल अधिकार कहने का क्या कारण है, इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, इस पर मैं अगर बात करता हूं तो सबसे पहला देखो, ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल तथा अनिवार्य है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल है, अनिवार्य, इसलिए इनको मूल अधिकार कहा गया था। दूसरा, ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया गया है। ये इतने महत्वपूर्ण है, इनको स्थान कहां मिला है? संविधान के भीतर इनको स्थान दिया गया है। तीसरा बात देखो, इनमें संविधान संशोधन प्रक्रिया, मतलब कि अगर किसी भी अधिकार में आपको परिवर्तन करना है तो इतना आसान नहीं है इनको हटाना या बदलना। इनको एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। ओके, संविधान के जो अनुच्छेद 368 में इन मूल अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है। उस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात ही इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते आप इसमें कोई भी बदलाव। ये अधिकार जो है वह न्याय योग्य है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का इन अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। हम वहां पर जा सकते हैं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इसलिए इसको न्याय योग्य कहते हैं। अब ये होते हैं मूल अधिकार है क्या, ये तो अर्थ हो गया मूल अधिकार को मूल कहने का क्या अर्थ है। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की, इनकी गारंटी, इन मूल अधिकारों की। अब देखो यहां से अंतर शुरू होता है, यहां से क्या शुरू होता है? अंतर शुरू होता है किसमें? मूल अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर की शुरुआत होती है। सबसे पहले मूल अधिकार की गारंटी व सुरक्षा का प्रावधान जो है वह स्वयं संविधान करता है। मतलब कि संविधान में उल्लेखित किया गया है कि एक व्यक्ति को, एक भारत के नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और दूसरा इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा, ये सब संविधान में उल्लेखित है, लिखा गया है। फिर अगर मैं परिवर्तन की बात करता हूं तो इसमें जो परिवर्तन है, इसमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो केवल संविधान संशोधन कर ही किया जा सकता है। और ये संविधान संशोधन जो है वह अनुच्छेद 368 में जिस प्रकार से उल्लेखित किया गया है उसी की प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात है, संसदीय विधि द्वारा समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि केवल संसद ने साधारण बहुमत के आधार पर इसमें कोई कानून बदल दिया और इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, इतना आसान इसमें नहीं है। एक जो विशेष प्रक्रिया
जो अनुच्छेद 368 में जो बताई गई है उस विशेष संशोधन प्रक्रिया के द्वारा ही इसको बदला जा सकता है। केवल एक साधारण विधेयक या साधारण कानून या साधारण से हम कह सकते हो एक प्रक्रिया के माध्यम से बदला नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता है। चौथी बात है मूल अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों द्वारा परिवर्तनीय है। मतलब कि अगर हमारे अधिकार का हनन होता है तब रीट जो हम अधिकार की सुरक्षा के जब न्यायालय के पास जाते हैं तो रीट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ही रीट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 226 के तहत ये रीट जारी कर सकता है, हमारे अधिकार हनन होने से रोक सकता है। जैसे कि उदाहरण अगर पूछो कि सर मूल अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल होंगे, तो केवल आप भाग 3 में जो उल्लेखित है, मतलब कि भाग 3 में जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 से मैं शुरू करूंगा। ओके, हालांकि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाता है, लेकिन मुख्यतः जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की तो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है समानता का अधिकार। क्लियर, कानून के समक्ष समानता यहां से शुरू होकर अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 तक, अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। मतलब कि इसके मध्य जितने भी अनुच्छेद हैं वे सभी मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख करते हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन करते हैं। हालांकि जब मैं बात करता हूं भाग 12 की तो भाग 3 की जब मैं बात करता हूं तो भाग 3 संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का पूरा उसमें वर्णन किया गया है। परंतु जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष समानता यहां से शुरू होकर अनुच्छेद 15, 16, 17 कंटिन्यू अनुच्छेद 32 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहां तक सभी अधिकार जो है वो क्या है, हमारे मौलिक अधिकार है। परंतु इसके अंदर जो अनुच्छेद 31 था जिसे संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था जब संविधान बना था, परंतु बाद में उसमें 44वें संविधान संशोधन के तहत उस संपत्ति के अधिकार को वहां से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 के तहत। क्लियर है, तो ये सब हमने देखा है मौलिक अधिकार के बारे में। अब ये तो है मूल अधिकार, लेकिन विधिक अधिकार क्या होता है, तो बिल्कुल इससे अलग होता है। हालांकि विधिक अधिकार जो है वो भाग 3 अभी हमने पढ़ा ना, मूल अधिकार है मौलिक अधिकार का भाग 3, इससे बाहर के जो भी अधिकार हैं वे सभी क्या है, चाहे उसे विधिक अधिकार कह दो, चाहे विधिक अधिकार कह दो या गैर मूल अधिकार कह दो, एक ही बात होगी। क्लियर, मतलब कि भाग 3 के अंदर जो भी अधिकार है वो सब क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। क्लियर, जबकि भाग 3 के बाहर जितने भी अधिकार हमें दिए गए संविधान के अंदर वे सभी क्या है, विधिक, गैर मूल अधिकार या साविधिक अधिकार, कुछ भी आप कह दो, ये सभी अधिकार हमारे भाग 3 के बाहर के अधिकार होंगे। जैसे कि हम कह सकते हो, आप जब पढ़ते हो ना कि अनुच्छेद 325 के तहत जो भी होता है, या जब मतदान देने का, हमें मत देने का जो अधिकार है वे सभी विधिक अधिकार के तहत आ जाते हैं। तो हमने यहां पर तो क्या देखा था, मूल अधिकार ही होते हैं। क्लियर, अब विधिक अधिकार क्या होते हैं, तो यहां पर आपकी चर्चा की गई है विधिक अधिकार की। सबसे पहले इनकी सुरक्षा साधारण कानून द्वारा होती है। जैसे कि हमने देखा था मूल अधिकार की सुरक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है, जबकि इनकी सुरक्षा साधारण कानून के द्वारा की जाती है। दूसरा, विधिक अधिकार में कोई भी अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि हमने देखा था मूल अधिकार में कोई भी परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 368 है ना, जो संविधान में लिखा गया है 368, बस उसी के अंदर जो प्रक्रिया बताई गई उसी प्रक्रिया से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा, विधिक अधिकार समाप्त या कम किए जा सकते हैं। जो विधिक अधिकार है उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है और कम किए जा सकते हैं, परंतु मूल अधिकार को आसानी से समाप्त कम नहीं किया जा सकता है। चौथा, केवल उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि हमने देखा मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा प्रवर्तनीय है। फिर है, उदाहरण की बात करता हूं, विधिक अधिकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। मूल अधिकार का उदाहरण देखना चाहो, भाग 3 पढ़ लो, जितने भी अधिकार हैं वे सभी मूल अधिकार हैं। जबकि विधिक अधिकार के उदाहरण अब देखो तो उपभोक्ता, शेयर धारक और सूचना का अधिकार जो भी है वे सभी क्या है, कानूनी अधिकार है। जो एक निश्चित कानून प्रणाली के द्वारा बनाए गए अधिकार जो है वह सभी विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहलाते हैं। अगर आप उदाहरण देखना चाहते हो कि संविधान में से कौन कौन से आर्टिकल, ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो विधिक अधिकारों में आते हैं, तो जैसे अनुच्छेद 265 है बेटा, ये सभी विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को लगाना या संग्रहित
नहीं किया जा सकता। ये जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 क, जैसा अभी मैंने बताया, संपत्ति का अधिकार, जो कि 44 संविधान संशोधन से पहले मौलिक अधिकार में शामिल था, परंतु अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत इसे वहां से हटाते हुए संविधान में संशोधन करते हुए उसे क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया गया। ओके। अनुच्छेद 301 की अगर मैं बात करता हूं तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सभी जगह व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब कि आने जाने का जो होगा, अबाध बिना रुकावट के आना जाना जो होगा, ये हमारा अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है कि भारत में सर्वत्र सभी जगह व्यापार कर सकता हूं, वाणिज्य कर सकता हूं और समागम आना जाना भी मैं कर सकता हूं बिना किसी रोक टोक के। तो ये मेरा अधिकार क्या है? अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार होगा। अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 325 की, कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग भेद के बिना मतदाता सूची में स्थान, मेरा भी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, मैं भी एक वोटर बनूं, मतदाता बनूं, तो ये कैसा अधिकार है? मेरा एक विधिक अधिकार है जो संविधान में उल्लेखित है, संवैधानिक अधिकार है, एक कानून के तहत मिला मेरा अधिकार है। क्लियर? अनुच्छेद 326 के 2 सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, सभी व्यक्तियों को जब वो 18 वर्ष आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे बिना किसी भेदभाव के वोट देने का जो अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? ये एक विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। क्लियर? इन अधिकारों की सुरक्षा हेतु देखो, ये विशेष बात बता रहा है इसमें कि जो विधिक अधिकार है, इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप केवल और केवल उच्च न्यायालय में जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, परंतु आप इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको उच्च न्यायालय जरूर रिट जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। जबकि मूल अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते रहिए, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। धन्यवाद, नमस्कार।